हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 11 की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंट एरर। ठीक है, प्रतिशत से पहले हमने बात की थी कि हमें बात करनी थी त्रुटि की। तो त्रुटि क्या थी, हमने बताया था प्रायोगिक मान और प्रमाणिक मान के बीच का जो अंतर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां हमने दो प्रकार की पढ़ी थी। पहला हमने पढ़ी थी सिस्टमेटिक एरर यानी क्रमबद्ध त्रुटियां, जिसमें हमें बताया गया था कि ये जो त्रुटियां होती हैं वो कहाँ से उत्पन्न होती हैं, वो हमारे सिस्टम से जनरेट होती हैं, यानी जिससे हम लोग माप कर रहे हैं उस सिस्टम से जनरेट होने वाली त्रुटि होती है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ या घटा के हम लोग इसको दूर कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी यादृच्छिक यानी रैंडम एरर की। जो रैंडम एरर्स होती हैं, जो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं, वो सिस्टम से जनरेट तो होती है लेकिन उनके कारणों का हमें पता भी होता है, उसके बावजूद भी हम सही मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में हम उन्हें सही करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं। और ये जो रैंडम एरर होती है इनमें कुछ बातें आती हैं। जैसे सबसे पहले आती है निरपेक्ष त्रुटि, फिर आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, फिर आती है सापेक्ष त्रुटि और उसके बाद बात की जाती है प्रतिशत त्रुटि। यानी हम इससे जो रैंडम एरर है यादृच्छिक जो त्रुटियां हैं इनमें चार पार्ट को पढ़ने वाले हैं। पहला जो होगा हमारे पास वो होगा निरपेक्ष त्रुटि। तो हमने आपको बताया था कि हम बेटा जो भी यहाँ पर काम करेंगे वो एक बार नहीं करेंगे, है ना। यानी जो भी हमें त्रुटि ज्ञात करनी होगी उसको हम एक बार ज्ञात नहीं करेंगे, उसको हम कई बार करेंगे, यानी बहुत सारे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि हमने कोई प्रयोग किया और उस प्रयोग को हमने एक बार नहीं n बार कर लिया। ठीक है, 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, हालांकि 1 2 बार 5 बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 बार 15 बार 20 बार जब हम कोई प्रयोग करेंगे तो हमें उसके अलग अलग मान मिलेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने एक प्रयोग स्टार्ट किया जिसमें हमने क्वांटिटी A1 A2, A3, A4, A5, AN तक हमने ये प्रयोग कर लिया और हमने देखा कि ये A1 A2 A3 A9 तक A10 तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन सभी के मान अलग अलग आ रहे हैं। अगर सबके मान समान आ रहे होते तो हम सबको A लिखते, A1 लिखते, A2 लिखते, सभी को लिखते, लेकिन सबके मान अलग अलग आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये सारे प्रयोग किए हमने एक ही जगह पर है, एक के लिए किए, लेकिन इनके मान अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगर इनके मान अलग अलग आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, तो हमको ये करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इनमें से सही मान क्या है। सभी सही होंगे, है ना। हमने लास्ट डे आपको बताया था कि आपने कुछ मेजर किया 24.8, 24.9, 25, 25.1, 24 है 25.2, इस तरह से अलग अलग एक ही चीज़ की माप आपको अलग अलग मिले तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि क्या करना है। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, इनका एक वास्तविक मान निकालने की कोशिश करते हैं जो लगभग में बराबर होगा, जो लगभग में क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनका औसत मान। क्या बोलते हैं, औसत मान। केवल इनका औसत मान बोलेंगे, माध्य औसत मान नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालते हैं इसका निरपेक्ष मान। हाँ, उसे हम लोग निरपेक्ष मान भी बोल सकते हैं। तो इन प्रयोगों का हमें ज्ञात करना है निरपेक्ष मान। तो बेटा ध्यान से देखो, जब हम निरपेक्ष मान ज्ञात कर रहे होंगे तो निरपेक्ष मान को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस AN। और कितने पद हैं हमारे पास, n पद है। कितने पद है हमारे पास, n पद है। तो बेटा जो निरपेक्ष मान ज्ञात करना होगा हमें, वो कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा सभी प्रयोगों के औसत मान को हमने क्या नाम दिया है, निरपेक्ष मान। यानी जितने भी प्रयोग हमने किए यहाँ से A से N तक, इन सभी प्रयोगों का हमने क्या निकाल लिया, एक औसत मान निकाल लिया है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया है AN। क्या नाम दिया है, AN। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, या डेल्टा A भी हम इसी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये जो औसत मान आया होगा ये ना तो A1 होगा, ना A2 होगा, ना A3 होगा, मतलब हो सकता है कि इनमें से किसी एक मान के बराबर हो, नहीं तो ये किसी के बराबर नहीं होगा। अगर ये किसी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इन सभी मानों में क्या है, त्रुटियां। इन सभी मानों में क्या है, त्रुटियां हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन मानों में कितनी त्रुटियां हैं उनको ज्ञात करते हैं। इन मानों में जो त्रुटियां हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे, वो क्या है। तो मान लेते हैं पहले मान में जो त्रुटि आएगी वो डेल्टा A1 हो गई, है ना। डेल्टा त्रुटि मतलब दोनों के बीच का अंतर। तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्रयोग में त्रुटि। क्या लिखेंगे, पहले प्रयोग में त्रुटि। पहले प्रयोग में जो त्रुटि होने वाली है वो मान ली क्या हो रही है, डेल्टा A1। क्या हो रही है, डेल्टा A1।
अब भैया याद रखो, त्रुटि तो कम की भी हो सकती है, त्रुटि ज्यादा की भी हो सकती है। याद रखना, ये विशेष बात बता रहा हूं, त्रुटि कम की भी हो सकती है और त्रुटि ज्यादा की भी हो सकती है। अर्थात मान लिया यहाँ पर जो त्रुटि है वो वास्तविक मान जो है, जो हमने वास्तविक मान हमको दिया गया वो क्या है a, और हमने प्रायोगिक मान जो निकाला वो क्या था हमारा a1। तो हमने इनके बीच का जो अंतर निकाला उसको हमने पहले प्रयोग में त्रुटि मान ली, यानी डेल्टा a1। इसी प्रकार से बात करेंगे दूसरे कॉमा तीसरे डॉट डॉट एनवे तक बात करेंगे। तो भाई अगर दूसरे की बात करेंगे तो डेल्टा ए इक्वल टू ए माइनस a2। अब भाई ए क्यों चल रहा है? ए तो बेटा वो आपका प्रमाणिक मान हो गया, तो आपने इसको एवरेज करके प्रूफ करके निकाल लिया। a1 क्यों घटाया? क्योंकि पहले प्रयोग में क्या अंतर है ये हम पता करेंगे। a2 क्यों घटाया? दूसरे प्रयोग में अंतर को प्राप्त करने के लिए घटाया। मान लो तीसरे की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा a3 इक्वल टू ए डिफरेंस क्या आ गया a3 डॉट डॉट, अगर एनवे पे निकालना है तो ये आ गया डेल्टा an इक्वल ए डिफरेंस an। ये सभी हमने क्या निकाल ली? त्रुटियां। क्या निकाल ली? त्रुटियां। यानी पहले प्रयोग को करने में कितनी त्रुटि हुई, दूसरे प्रयोग को करने में कितनी त्रुटि हुई, तीसरे प्रयोग को करने में कितनी त्रुटि हुई और चौथे प्रयोग को करने में कितनी त्रुटि हुई, एनवे प्रयोग को करने में भी हमें कितनी त्रुटि हुई, ये हमने क्या किया यहां से प्राप्त कर लिया। अब क्या है, अब इनकी त्रुटियां जो भी हुई हैं तो हमें तो ये सबकी अलग अलग त्रुटि मिल रही है, और मान लिया ये त्रुटि ज्यादा होगी, पूछा जाए कि महत्तम त्रुटि क्या होगी, यानी त्रुटियों का एवरेज क्या होगा, तो उसे बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो भैया जो ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि होने वाली है ये कैसे प्राप्त करेंगे? इसे लिखेंगे डेल्टा ए एवरेज। ध्यान से देखो, डेल्टा ए एवरेज, डेल्टा ए मतलब त्रुटि, एवरेज, ठीक है, क्या है एवरेज मतलब इन त्रुटियों का औसत मान। अब ये कहां से मिलेगा? तो भैया इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन डेल्टा का भी औसत निकालना पड़ेगा। यानी डेल्टा ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस डेल्टा a4 प्लस डॉट डॉट डेल्टा an। और कितने पद हैं इसमें? n। कितने पद हैं? n। ठीक है, हमने क्या किया, इन n पदों का जो भी औसत मान निकाल लिया है, माध्य मान निकाल लिया है, ये हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये थी आपकी अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? 2 पॉइंट अभी मैंने क्लियर किए हैं। पहला क्लियर किया है निरपेक्ष त्रुटि आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप जितने भी प्रयोग करेंगे उन सभी प्रयोगों का जो औसत मान निकाल लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, निरपेक्ष मान, और उनसे आप अलग अलग त्रुटियां यानी अलग अलग प्रयोग को जब आप घटा लेंगे सभी प्रयोगों को, तो जो त्रुटियां निकल के आएंगी वो होंगी निरपेक्ष त्रुटि, और उन त्रुटियों का भी औसत जब आप निकालेंगे तो उसे बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तीसरी बात याद रखो, उसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे सापेक्ष त्रुटि। क्या होगी? सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि बेटा क्या होगी, बहुत ध्यान से देखना। किसी भी प्रयोग को करने के बाद उत्पन्न हुई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, किसी भी प्रयोग को करने के बाद उत्पन्न माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उसके निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात को, तथा उसके निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात को देखो, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी सापेक्ष त्रुटि के लिए क्या लिखना पड़ेगा, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात को, निरपेक्ष त्रुटि के अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो भी आपके सापेक्ष त्रुटि होगी, अगर उसको प्राप्त करना है तो इसका एवरेज हमने क्या निकाला, डेल्टा ए एवरेज अपॉन में हमारे पास ये कितना था, इसे आप ए लिख सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई है, सापेक्ष त्रुटि। क्या हो गई है? सापेक्ष त्रुटि। बात समझ में आ गई? एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात कहता है प्रतिशत त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि के ही मान में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, सापेक्ष त्रुटि के मान में यदि हम 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ना प्रतिशत। क्या हो जाएगा?
प्रतिशत तो लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिशत त्रुटि, क्या पूछा जाता है? प्रतिशत त्रुटि। तो भाई प्रतिशत त्रुटि क्या है? प्रतिशत त्रुटि जो है वो है सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, ठीक है। और इनटू में क्या है? 100, इनटू में क्या है? 100, यानी परसेंट एरर, परसेंटेज एरर जो है वो क्या है? सापेक्ष त्रुटि, यानी डेल्टा ए एवरेज अपॉन में क्या आ जाएगा? ए, और इनटू में क्या आ गया? 100। तो ये आपने प्राप्त कर लिया आज प्रतिशत त्रुटि। क्या प्राप्त कर ली? प्रतिशत त्रुटि। बात समझ में आ गई? तो ये सारे फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को पहले लिखिए, फिर बात करते हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। तो बच्चों, जैसे कि चैप्टर चल रहा है आपका परमाणु संरचना, और अभी तक आपने परमाणु संरचना के बारे में इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा, पिछली लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने जाना, देखा कि परमाणु को परमाणु क्यों कहते हैं, क्या रीजन है उसका, परमाणु की संरचना में क्या क्या उसके मूलभूत कण होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपने जाना। जैसे मैंने आपको बताया था, कण मूलभूत कणों की अगर बात करते हैं तो स्थायी कण भी होते हैं और अस्थायी कण भी होते हैं, उनके बारे में आपने डिस्कशन किया। मूलभूत कणों के बारे में आपने कुछ एक स्पेसिफिक सी चीज़ें जानी भी थी कि क्या उनका प्रतीक है, क्या चार्ज है, क्या आवेश है, लाइक दैट, एनी मोर पॉइंट्स, वो सारी चीज़ों के बारे में आपने डिस्कस किया होता। आज हम लोग इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, जो मूलभूत कण है उनकी बात करेंगे, परमाणु संरचना की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका, जैसे आज आप पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। ऐसे ही आपको नेक्स्ट स्टेप पढ़ने को मिलेगा प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, देन उसके बाद आप पढ़ेंगे परमाणु नाभिक की खोज, फिर बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे परमाणु मॉडल और बहुत सारी चीजें जो परमाणु संरचना आधुनिक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। ओके, सो योर पॉइंट इज, योर हेडिंग इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। जैसे बात की जाती है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। कब की? सन 1897 में, 97, यस 1897 में। 1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने? जे थॉमसन ने। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे प्रयोग हुए, हम लोग उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो इसमें की बातें हैं, लेकिन जरूरी है, ठीक है। फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की, और इसमें उन्होंने जो एक प्रयोग किया था, उस प्रयोग में क्या कुछ बातें सामने निकल के आई, उनका आज हम लोगों को डिस्कशन करना है, उन चीजों के बारे में जानना है। जैसे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक आपका ट्यूब है, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब या फिर कहते हैं विसर्जन नलिका, इसे कहते हैं विसर्जन नलिका। तो ये एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका होती है, जिसमें दो छड़ें लगी होती हैं। ये जो नेगेटिव प्लेट है इसे हम लोग कहते हैं कैथोड, और एक ये जो आपको पॉजिटिव प्लेट दिख रही है इसे हम लोग कहते हैं एनोड। ओके, तो समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। होता क्या है कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, इन्होंने यानी जे थॉमसन ने अपने प्रयोग में एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका ली हुई है, जिसमें उन्होंने एक नेगेटिव प्लेट लगाया, कैथोड बोल रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट लगाया, उसे एनोड कहा जाता है। तो दो इलेक्ट्रोड लिए, इन इलेक्ट्रोडों पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई। उच्च विद्युत धारा कितनी है? 10,000, ये लिखा हुआ है ना, 10,000 से 30,000 वोल्ट तक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई, ठीक है। एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका ली गई, जिसमें उन्होंने दो इलेक्ट्रोड स्थापित किए, एक था नेगेटिव प्लेट कैथोड और एक था पॉजिटिव प्लेट एनोड। जब उच्च धारा प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा कितनी है? वो 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक। और एक बहुत खास बात है, वो खास बात ये है कि यहाँ पर निर्वात उत्पन्न करने के लिए, निर्वात उत्पन्न करने के लिए इसमें भर दिया गया अप्रिय गैसों, इसमें भरा गया है इसे अप्रिय गैसों। और सबसे स्पेशल पॉइंट, वो जो अप्रिय गैसें भरी गई हैं, उन अप्रिय गैसों पर प्रेशर जो लगाया गया है, जो दाब रखा गया है, वो बहुत न्यूनतम दाब आपको दिख रहा है, वो 0.01 से लेकर के 0.001 mm, ठीक है। तो ये एक न्यूनतम दाब और उच्च ताप है इस विसर्जन नलिका। और जब करंट फ्लो किया जा रहा है,
करंट फ्लो करने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड की तरफ से निकलकर सीधी रेखा में चलती हैं, एनोड को पार करती हैं, नलिका की दीवार से टकरा रही हैं और एक हरे रंग की चमकीली प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर रही हैं। क्या है? ओके, तो एक चमक उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति टकराने के बाद में चमक उत्पन्न हो रही है, वो एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। अच्छा, एक पॉइंट जो आपको समझना है, आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर तो आपको डायग्राम बनाया गया है तो रेस बना करके दिखा दी गई है। इन रियलिटी जो कैथोड से रेस निकलती हैं, जो कैथोड किरणें होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। ये जो किरणें हैं वो क्या हैं? कौन सी हैं? कैथोड किरणें। ये कैथोड किरणें हैं, ठीक है। तो ये कैथोड किरणें, कैथोड की प्लेट से कुछ किरणें निकलती हैं, एनोड को पार करती हैं, टकराती हैं। जब चमक उत्पन्न होती है तो वो चमक हमें दिखाई पड़ती है, कैथोड की रेज नहीं दिखाई पड़ती है। ये रेज आपको बना करके दिखा दी गई जिससे आपको लगे हाँ यहाँ से कुछ निकल रहा है। ओके, तो एक इस टाइप के कुछ पॉइंट्स हो। फिर से पूरा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको कितना लिखना है, क्या बोलना है, क्या जानना है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की। अपने प्रयोग में उन्होंने एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड को स्थापित किया तथा इसमें अक्रिय गैसों को भरा गया जिससे निर्वात उत्पन्न हुआ, या निर्वात उत्पन्न करने के लिए अक्रिय गैसों को भरा गया। इन गैसों पर निम्न दाब 0.01 से लेकर के 0.001 mm तक रखा गया और इन इलेक्ट्रोड पर जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लगभग 10,000 से 3,000 वोल्ट तक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उन्होंने पाया कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकलकर एनोड की तरफ चलती हैं, उसे पार करती हैं और एनोड की तरफ बैक साइड में पीछे की दीवार पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। इन्हें क्या कहा गया? कैथोड किरणें। क्यों कहा गया? क्योंकि किरणें निकल रही थी इधर से कैथोड की तरफ। ठीक बात है। अब कैथोड किरणों की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले जब पॉइंट की बात करते हैं तो कैथोड किरणों की अगर हम बात करेंगे तो कैथोड किरणों के लिए ऐसी बात बताई जाती है कि ये जो किरणें होती हैं इनमें वेग होता है, इनमें भार होता है और ये किरणें जब विद्युत धारा में या चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में लाई जाती हैं तो ये धनात्मक वेग की तरफ मुड़ जाती है। कुछ एक पॉइंट्स जो हमें डिस्कस करने हैं वो यही डिस्कस करेंगे कि कैथोड किरणों की विशेषताएं देखिए। तो कैथोड किरणों की विशेषताएं, इनमें वेग होता है, ये विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश की तरफ मुड़ती है, इनमें द्रव्यमान भी होता है, भार होता है। जिन पार्टिकल्स मिलकर के बनी है उनमें द्रव्यमान भी होता है। उनके लिए अलग से एक्सपेरिमेंट बताया गया कि जैसे इनके माल में अगर कोई हल्का पहिया रख देते हैं हल्के धातु का तो ये उस पहिए को घुमा देती है। तो वो कुछ एक पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था, सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना था कि ये किरणें जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी है उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो अब वहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई उन्हीं को इलेक्ट्रॉन क्यों कहा? हमारे सामने जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन की खोज है, कैथोड किरणों की नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज। हमारा ये टॉपिक, हमारा मेन मुद्दा है कि हमें इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में जो एक पॉइंट यहाँ से मिल रहा था वो ये था, क्योंकि ये किरणें विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में धनावेश की तरफ मुड़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि इनके ये जो किरणें हैं जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी वो पार्टिकल कैसे हैं? ऑब्वियसली वो नेगेटिव होंगे तभी तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ रही थी कि ये किरणें जिन पार्टिकल से मिली हुई हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, उन पर आवेश कैसा है? नेगेटिव। अब बात दूसरी सामने आती है कि उन पार्टिकल्स को, वो जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया? क्या उन्हें ही इलेक्ट्रॉन कहा जाना चाहिए? क्या सभी जो आपकी कैथोड किरणें वो सब एक ही जैसी होती हैं क्या? भाई हमने यहाँ पर कोई दूसरी प्लेट ले ली, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमने यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई दूसरा कैथोड लिया हुआ है, तो क्या उससे किरणें नहीं निकलेंगी? अगर निकल नहीं तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी आ रही है? इन सब चीजों के लिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देने के लिए एक्चुअली क्या किया गया वो बात आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन नाम कैसे पड़ा, किसने नाम दिया, ये भी जानेंगे। तो हुआ ये कि अलग अलग कैथोड लिए,
उनसे जो अलग अलग आपकी कैथोड किरणें निकली, उन सबकी प्रॉपर्टीज चेक की, वो सारे एक ही जैसे प्रॉपर्टी वाले थे। और फिर सबसे जरूरी चीज यहाँ पर एक और बताई गई, वैल्यू निकाली गई सभी के लिए E/m की, सबके लिए E/m का मान निकाला गया। वो जो E/m का मान आ रहा था ना बेटा, वो सभी के लिए सिमिलर आ रहा है। जितने भी आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स यूज किए या कैथोड यूज किए हैं, उन सभी के लिए E/m का मान सिमिलर आ रहा था, वो चेंज नहीं हुआ। तब वहां से ये बात कही गई, जितने भी ये नेगेटिव पार्टिकल्स वाले आपको रेज मिल रही हैं, ये सब एक ही तरीके के कणों से मिलकर के बनी हुई हैं, और वो कण है इलेक्ट्रॉन। इसे हम मूलभूत कण मान सकते हैं। इसलिए हम इसे मूलभूत कण मान सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इस तरीके का उत्सर्जन केवल कैथोड रेज में, इस विसर्जन नलिका में ही नहीं हो रहा है, बहुत जगह से होता है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होता है, फिर उसके बाद में बीटा रेज जो होती है, जैसे कि वो भी आपके इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी। सभी के लिए जब चेक किया गया E/m का मान, तो फाइनली यही आ रहा था कि इस टाइप की जितनी भी नेगेटिव रेज आपको मिल रही हैं, उन सभी के लिए E/m का मान हमेशा नियत रह रहा है, वो नहीं बदल रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को पदार्थ का मूलभूत कण माना गया। क्वेश्चन क्या है, आपसे ऐसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो प्रत्येक पदार्थ का मूलभूत कण होता है, प्रत्येक पदार्थ का मूल कण होता है। इसका प्रतीक तो पता है E नेगेटिव, ठीक, उसका आप द्रव्यमान लिख दीजिएगा, उसका आप भार लिखिएगा, आवेश लिखिएगा, ऋणावेश होता है, सारी चीजें आप बताते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब एक खास बात, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसी ने कहा, तो साइंटिस्ट का नाम था लॉरेंज। लॉरेंज ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था इस नेगेटिव पार्टिकल, इस नेगेटिव पार्टिकल की बात हो रही है। जो नेगेटिव पार्टिकल था, जिनसे वो बीटा रेज हो या बहुत सारी ये कैथोड रेज हो, ये सब जिनसे मिलकर के बनी हुई थी, उसका नॉमिनेशन हुआ लॉरेंज के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग किसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहा जाता है, तो वो जेरी थॉमसन का ही नाम दिया जाता है। और बहुत सारी चीजें आप जानेंगे इस प्रयोग के बारे में, प्रोटॉन की खोज के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू। Hello, my dear student. Have a pleasant morning to one and all. I really welcome you on your video lecture class. Student, in our previous lecture, we have started the chapter that is written over here, The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady. It's written by Khushwant Singh. He is an Indian writer. So, student, day 4 yesterday, that you can see in a previous lecture, we had started the chapter, and through this chapter Khushwant Singh has given us a live example of his relationship to between his grandmother. Fine. So portrait of a lady means picture of a lady. So through this chapter the writer has shown us the all the characteristics of his grandmother, which type of lady was she, and since his childhood, what did he do with his grandmother, and what was the reaction of his grandmother towards his grandson, and the feeling of the affection and the feeling of generosity and kindness. So these all things have been explicited through this chapter. Okay, so student, we have studied that the grandmother was a very old lady, and she was looking like as she was 100 years old. It was looking like that. Okay, and I also told you some characteristics of that lady, and some more characteristics are also written over here. You can see grandmother, she was a faithful lady, because by her actions, by her doing, she was looking like she was a faithful lady. She was a confident lady. Even she was too old to walk in a proper way. Even she was too old to walk in a proper way. It means today she was so old that she could not walk in a proper way. But internally, mentally, she was very determined. She was very confident lady. Okay, and she was very courageous one. It means she was very bold lady.
And hospitality, the meaning of the hospitality is that whenever we welcome a person, whenever we give a warm welcome to a person, she always welcomed everyone nicely, warmly. And endurance means the capability, the strength of tolerance. When you tolerate anything without moving, without discourage, so that is your endurance part. And perseverance means your determination, your strong willpower, your will, your determined skill. So these are the characteristics of that lady. It means grandmother. And some difficult words I have also written you. The hobble means whenever some person walk in a lame person. And patched means wrinkled. And monotonous means unchanging. Chorus is a group singing. Lute means vulgar. Snapped means broken. So student, in our last previous class we have studied which type of that lady was she. So the last line was that she hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stool and the other telling the beast of a rosary. So this is the lifestyle of his grandmother. She hovered. It means she walked like a lame person in all over the house. And what was her dressing sense? She always wore white color of dress, and there was not a single spot on her dress. Okay, with one hand she was putting one hand on her waist, and on another hand she was having a rosary beads. Rosary beads, that is called जो माला होती है जपने वाली माला, that is called rosary beads. She was having in another hand. And why she was putting one hand on her waist to balance her walking. That is why she was having one hand on her waist. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. Puckered means wrinkled face. So her face was wrinkled. It means you can see some lines on her face. Okay, so in Hindi you can say sikula hua face. Okay, so she was like that. And pale means faded. There was no redness on her face. Her face was looking like yellow in color, and her lips constantly moved. Her lips were constantly moving for something. So what was the thing? What was the reason of moving her lips? क्या reason था उनके lips के move करने का? So the reason was that inaudible prayer. Inaudible means the thing, the prayer or the song that you cannot be heard. वो चीज जो आप सुन नहीं सकते हैं. So she was reciting some sloks, some psalms, some prayers, but you cannot heard them. इतनी धीमी आवाज में वो गाती थी या रिसाइट करती थी कि आप उनको सुन नहीं पाओगे. Yes, she was a beautiful. So the writer is saying that I totally agree with the point of view that she was a beautiful, and she was like the winter landscape in the mountains. So here the writer Khushwant Singh is comparing his grandmother to a landscape, mountain landscape, and expanses of the pure white serenity, breathing peace and contentment. Contentment means satisfaction. So here the writer is comparing that she was like a mountain. She was like a mountain landscape. So just whenever you see the natural beauty of something, you just feel some peace and some satisfaction towards your eyes. You feel something good. In the same way, whenever I see my grandmother, I feel that she was a satisfied lady. She had a peace into her heart. She was a very peaceful lady. And she because she always be white in color. So students, you know very well that white color shows
White color always shows a symbol of peace, a symbol of calm, a symbol of satisfaction. Okay, it's always gives you a soothing effect. It always gives you a soothing effect. You always pleased to see white color. Okay, I hope so that you people are also like this color very much. So this is the characteristic. I just repeat these lines to memorize you the story. And my grandmother and I were very good friends. Here Pushpan Singh is saying over here, I and my grandmother. We are not behaving like as a grandson and grandmother. We are behaving like friends. We are behaving like friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. So my parents left me and my grandmother when they went to city for settle down for doing something good in the city. She used to wake me up in the morning and get me ready for the school. Used to. So student, whenever we use used to, I'm just asking you this question. Whenever we use used to, whenever the things are in your habit, whenever you do the things, whenever you do the things in your daily life, that will be your habit. You never get boring doing all these things. Suppose that you want to say, I used to go for morning walk last year. I used to go for morning walk last year. I used to study for 6 hours last year, or anything else you can say. But the thing is that my grandmother used to wake me up. This was her habit, that she always woke me at time in the morning and got me ready for the school. और स्कूल के लिए she prepared for me स्कूल के लिए मुझे तैयार करती थी. And she said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me, in the hope that I would listen and get to know it by heart. Okay, the line is very interesting. Line is written over here. She said her morning prayer. So whenever she was busy, whenever she remained busy in preparing me for school, or you can say whenever she remained busy in getting ready me for the school. So what did she do? She always started her chanting, her recite, her prayers, her singing song in a monotonous sing song. Monotonous means there was no changement in her singing. There was no changement. It was, you can say, monotonous means such type of the boring things. Whenever the things are going on in a usual process, so that things will get bored. जब कोई चीज एक ही उसमें चलती रहती तो वो चीज बोर हो जाती. In the same way, her songs, her manner of singing the song, her manner of reciting the prayer was not changeable. She always the same as she used to sing long ago. Fine. Why she bathed and dressed me in the hope? But this was a desire into her mind that I would listen. So what was the reason of reciting that prayer? What was the reason of praying that prayer? Because she was thinking that I would listen and get to know it by heart. This was her desire. This was her ambition. This was her hope that I will listen to it and I will learn these prayers or these psalms by heart. मैं उनको हृदय से लूँगा या मैं उनको याद करूँगा. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn her. The meaning of the word is anxious or worried, like this, चिंतित होना. तो मैं उसको सुनता तो था. Here Pushpan Singh here he is explaining further. He is telling us that I would listen to her songs and her psalms, but I didn't want to learn them because I listened them, I heard them because I liked her voice. I didn't like the prayer and the songs, but I liked her voice. That's why I heard it. And then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. And then after, what did she do? Then after what did she do?
Then after she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. Then after she brought a slate for me, that was the wooden slate, and she had already washed that slate and plastered, and she colored it white, yellow chalk, a tiny earthen inkpot and red pen, and she also brought for me a small inkpot and red pen, tied them all in a bundle and handed it to me. And she tied all things in a bundle and she handed over to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. So whenever we had our breakfast, what did she do? She gave me stale chapati, and she also spread some butter and sugar on it. We both went to a school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So whenever we both went to the school, several types of the village dog met us on the way. So she used to bring some stale chapatis for them. So student, this is the story. We will continue this story in next class. Till then, have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसका काम यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करना और उसके बाद आउटपुट प्रदान करना है। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में समझेंगे कि कंप्यूटर किन किन भागों से मिलकर बना होता है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है और इन्हीं पर डिपेंड होता है, जो कि इनके मुख्य भाग होते हैं। आज हम समझेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक चित्रण। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर हम कंप्यूटर कौन सी डिवाइस से मिलकर बना है, किस तरह से उसका यूज होता है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। जैसे कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हर प्रकार के प्रोसेस, चाहे वो कैलकुलेशन हो, मैनिपुलेशन हो, हर तरह के प्रोसेस की करने की क्षमता रखता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो उसका भाग होता है वो हमारा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, इनपुट डिवाइस में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को किसी न किसी प्रकार का अलग अलग प्रकार के डेटा को इनपुट के रूप में दिया जाता है, इंटर किया जाता है। वो डिवाइसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा इंटर किया जाता है, जैसे कीबोर्ड द्वारा कोई भी डेटा इंटर किया जाएगा तो वो सीधे हमारे सीपीयू पर जाता है। एक सीपीयू जो कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग हमारा है इसमें ALU। सीपीयू जो 3 भागों से मिलकर बना है, उसका सबसे पहला भाग ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा भाग कंट्रोल यूनिट CPU और तीसरा भाग इसका इंटरनल मेमोरी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं CPU 3 भागों से मिलकर बना होता है, ALU, CPU तथा इंटरनल मेमोरी। ALU जहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट है तथा इंटरनल मेमोरी वह मेमोरी है जहाँ पर हम इसका रैम तथा रोम के रूप में देख सकते हैं। यह रैम और रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा इसको रीड करेंगे रीड ओनली मेमोरी के नाम से। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर पर पहले से ही इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट मतलब लगी होती है।
जैसे ही कोई डेटा यूजर द्वारा इनपुट किया जाता है, सीपीयू पर जाता है, अगर वो डेटा प्रोसेस होने के लिए है तो सबसे पहले वो रैम में स्टोर हो जाता है, जो कि एक नॉन परमानेंट या टेम्परेरी डिवाइस के रूप में होता है, जिस पर डेटा कुछ क्षण के लिए स्टोर होता है। जैसे ही डेटा एंटर किया गया, रैम पर स्टोर हो गया। रैम पर स्टोर होने के बाद अगर वो डेटा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, तो तुरंत उसको अर्थमेटिक लॉजिक मतलब ALU उसको तुरंत कैलकुलेट करेगा और जो भी आंसर है उसको तुरंत फिर से रैम पर स्टोर कर देगा। और इस तरह की पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम CPU का है, जिसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है। तो CPU के बाद अगर हम डेटा को परमानेंट वे मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारा मेमोरी यूनिट पर जाकर स्टोर हो जाता है। मेमोरी यूनिट, जहाँ पर दो तरह की मेमोरी हो सकती है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD कुछ भी हो सकता है। अगर हम डेटा को परमानेंट वे पर स्टोर करना चाहते हैं तो हमारी सेकेंडरी मेमोरी पर स्टोर हो जाएगी, जिसको हम कभी भी किसी भी समय भविष्य में उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही डेटा को अगर हमें एक्सेस करना है, वो भी डेटा रैम पर जाएगा और रैम से ही वो डेटा हमारे किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के रूप में आएगा। आउटपुट डिवाइस, बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस होती है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, आपके ये सब के सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर मुख्य रूप से 4 भाग इनपुट डिवाइस, CPU, मेमोरी यूनिट तथा आउटपुट डिवाइस का प्रयोग हो रहा है किसी भी प्रकार के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और ये ही 4 भाग हमारे कंप्यूटर के मेन डायग्राम में सम्मिलित होते हैं, जिनके द्वारा काम पर होता है, कंप्लीट होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। आज हम बहुत सारे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारी है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की सबसे स्टैंडर्ड डिवाइस मानी जाती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे कीज मतलब बटन होते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक, नंबर्स के लिए न्यूमेरिक की, लेटर्स के लिए अल्फ़ाबेटिकली की, फंक्शन की, ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे मैथमेटिकल की, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूप में होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पर लगभग 108 कीज होती हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सेकेंड जनरेशन से किया गया। इससे पहले पंच कार्ड के रूप में इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता था। कीबोर्ड का आविष्कार सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में हुआ। इसके बाद दूसरा जो हमारा मेन इनपुट डिवाइस है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट वो होता है जो स्क्रीन पर किसी प्रकार के सिंबल्स के रूप में, आइकन्स के रूप में दिखता है, उसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए या उसको डबल क्लिक करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो डिवाइस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस है। तो इसको हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, किसी भी आइटम को स्क्रॉल करना, सेलेक्ट करना, ये सारे ऑपरेशन माउस के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। माउस दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा इलेक्ट्रिक माउस। तीसरी जो इनपुट डिवाइस हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। यह एक हैंडल की तरह होती है, कार के हैंडल की तरह होती है, जो कि लेफ्ट राइट और अप डाउन के साइड में मूव करता है, जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को किसी भी तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन के ऊपर खिसका सकते हैं।
इसका ज़्यादातर मुख्य रूप से ही प्रयोग इसका वीडियो गेम्स पर ही किया जाता है। अगली हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन, लाइट पेन का प्रयोग किसी भी स्क्रीन पर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर हम किसी भी प्रकार की हैंड राइटिंग से कोई भी कंटेंट लिखने के लिए, साइन करने के लिए या अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। अगले जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग कंप्यूटर पर जब हम किसी फाइल या कॉपी पर लिखे हुए कंटेंट, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हैंड रिटन मटेरियल को अगर हम एज इट कंप्यूटर पर देना चाहते हैं तो हम उसको उस कॉपी को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर को हम लोग फोटोकॉपी मशीन के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम लोग फोटोकॉपी मशीन देखी है सभी लोगों ने, जब भी हमें कोई भी कंटेंट को फोटोकॉपी कराना होता है उसमें एक स्कैनर लगा होता है जहाँ पर पूरी फाइल स्कैन होती है। उसी तरह एक स्कैनर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कागज़ में लिखे हुए या किसी भी प्लेट पे लिखे हुए डेटा को स्कैन करा करके उसको डिजिटल रूप में कंप्यूटर पर स्टोर कर सकते हैं या प्रोसेस करा सकते हैं। अगली जो हमारे इनपुट डिवाइस है वो है वेबकैम। वेबकैम नाम से पता चल रहा है, कैम मतलब कैमरा। ये भी आपका डिजिटल कैमरे की तरह होता है, लेकिन ये कैमरा, इस कैमरे का प्रयोग हम लोग ऑनलाइन मीटिंग या इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग के लिए करते हैं, तो इसीलिए इसको वेबकैम कहा जाता है। इसका मुख्य रूप से प्रयोग या इसको हम मुख्य रूप से लैपटॉप के कैमरे के रूप में, मोबाइल के कैमरे के रूप में, जहाँ पर वीडियो कॉलिंग या ऑनलाइन मीटिंग या वीडियो मीटिंग के लिए करते हैं। अगली जो हमारे पास डिवाइस है MICR, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी बोलते हैं या रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर बैंक में किया जाता है। बैंकों में क्यों किया जाता है? इसके नाम से पता चल जाता है मैग्नेटिक इंक। ऐसी इंक जिसमें कुछ मैग्नेट चुंबकीय कण होते हैं और ऐसे कुछ कैरेक्टर को रीड करने या डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत स्पेशल होते हैं। तो बैंक के चेकबुक, ड्रॉप या इस तरह के कागज़ में हम लोग जो देखते हैं नंबर कुछ अलग तरीके से होते हैं, उनको प्रिंट करने और उनको रीड करने के लिए MICR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है MOMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क रीडर नाम से पता चलता है मार्क मतलब ऐसे सिंबल जैसे कि हमारे पास टिक का निशान या क्रॉस का निशान या फिर मिल का निशान, ये सब मार्किंग है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे कंटेंट या ऐसे सिंबल या ऐसे शेप को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी सीट जिस पर इस तरह के मार्क्स को डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको वो MRC भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगली इनपुट डिवाइस है वो है VCR। VCR का प्रयोग हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसका पूरा नाम पहले समझ लेते हैं, बार कोड रीडर। आजकल जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं उन सब में कोई ना कोई बारकोड होता ही होता है। बारकोड्स को हम लोग किसी न किसी लाइंस, जो कि वर्टिकल लाइंस होती है, उनके रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा बारकोड रीडर, उन लाइंस को रीड करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास अगली जो मेन डिवाइस है वो है आउटपुट डिवाइस, उसके बारे में समझते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहली डिवाइस हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है वो है मॉनिटर। मॉनिटर का प्रयोग मुख्य रूप से आउटपुट डेटा को देखने के लिए, सॉफ्ट कॉपी डेटा जो कि कंप्यूटर पर स्टोर होता है, उसको देखने के लिए किया जाता है। मॉनिटर देखने में एक टीवी के रूप में भी होता है, जिसको हम लोग मॉनिटर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है हमारे पास CRT मॉनिटर और दूसरा है LCD। CRT कैथोड रे ट्यूब के रूप में इसको जानते हैं तथा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के रूप में जानते हैं। जो CRT मॉनिटर होता है वो एक टीवी की तरह होता है और जो LCD होता है वो एक फ्लैट टीवी की तरह होता है, जो कि आजकल के समय में सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है। अगला जो आउटपुट डिवाइस हमारे पास है वो है प्रिंटर। मॉनिटर का प्रयोग जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब होता है? जो कंप्यूटर पर डेटा स्टोर होता है उसको देखने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हमें उसी डेटा को एक हार्ड कॉपी पर के रूप में या प्रिंट आउट के रूप में देखना है तो उसको प्रिंटर के द्वारा हम लोग
प्रिंट करा सकते हैं किसी भी कागज़ शीट पर या किसी भी कपड़े की शीट पर, प्लास्टिक शीट पर, किसी में भी प्रिंट करा सकते हैं, जिसका जो कि प्रिंट करने का कार्य कौन करता है, प्रिंटर। तीसरा जो हमारे पास है स्पीकर, ऐसी आउटपुट जो कि एक किसी न किसी प्रकार के आवाज़ या साउंड के रूप में होता है, उसको यूजर को देने के लिए या यूजर कैसे उसको समझे सुनेगा, उसके लिए जो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा स्पीकर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारे पास जो है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का प्रयोग भी एक तरह का मॉनिटर के रूप में किया जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मॉनिटर हमारे पास एक टीवी के रूप में होता है, एक छोटी सी स्क्रीन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोजेक्टर का प्रयोग करके हम उसको एक बड़ी स्क्रीन या वॉल पर, दीवार पर उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पर उस डेटा को देख सकते हैं। प्रोजेक्टर का मुख्य रूप से प्रयोग मूवी थिएटर वगैरह में किया जाता है, जहाँ पर एक बड़े पर्दे पर कोई भी मूवी या कोई भी कार्टून्स या एनिमेशंस या फिर बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए भी किया जाता है। जो हमारे पास अगली जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर जो हमारे पास डिवाइस होती है ये हमारे पास प्रिंटर के रूप में ही होता है। प्रिंटर जो होता है वो छोटी सीट पर डेटा प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग बड़ी बड़ी सीट जैसे कि कोई बैनर प्रिंट करना, होल्डिंग्स प्रिंट करना, बड़े पर्दे पर कोई भी चीज़ को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करने के लिए एक बड़ी प्रिंटर जो बहुत बड़े रूप में होता है उसको हम प्लॉटर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास जो थी, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस के रूप में था। इतना डेटा हमारे पास आज सफिशिएंट है। इसके बाद जो भी डेटा है आपको एक नोट्स के रूप में, PDF के रूप में आपको प्रोवाइड किया जा चुका है या किया जाएगा। थैंक यू क्लास।